नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी प्रथम गौण CE 102 अर्थात पेपर 2। अब तक हमने जो आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत किए वो साहित्य के बारे में प्रस्तुत किए, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में जो साहित्य आता है तो साहित्य किसे कहते हैं इससे आप अवगत हो, इसीलिए हमने वीडियो प्रस्तुत किए थे। आज से आप समझ लीजिए कि आपके अभ्यासक्रम में जो कहानियाँ हैं, जो काव्य है, उसके बारे में समझना शुरू हो गया है। और इस पेपर का विषय कोड है CE 102। ये विषय कोड है आपका। उसमें कहानियाँ, आधुनिक हिंदी कहानी ऐसा टाइटल है और कहानियाँ आती है। तो सबसे पहले आपको कहानी क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है, इसीलिए हमने इस वीडियो में कहानी के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। अब हिंदी कहानी की बात करें तो हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है कहानी। मैंने आपको कहा था विद्यार्थी मित्रों के आधुनिक काल में ही गद्य की परंपरा शुरू हुई और कहानी गद्य का ही प्रकार है, गद्य की ही विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की, यानी कि भक्तिकाल और रीतिकाल तक, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक जो एक स्वरूप था वो काव्य का ही स्वरूप था, हमारे साहित्य का स्वरूप। अब उस साहित्य के काव्यमत स्वरूप में से गद्य स्वरूप में परिवर्तन हमारा हुआ साहित्य का, तो वो 19वीं सदी में हुआ। आपको ये विदित होना चाहिए विद्यार्थी मित्रों कि अंग्रेजों के आक्रमण के बाद अंग्रेजी साहित्य से हमारे भारतीय विद्वानों ने प्रेरणा ली और गद्य का आविष्कार किया। भले वैसे गद्य का थोड़ा थोड़ा रूप बहुत पहले भी शास्त्रों में मिलता है चंपू काव्य के रूप में, मगर सही गद्य का विकास अंग्रेजी के साहित्य के प्रेरणा से हुआ। और जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का आविष्कार किया तो उन्होंने क्या किया, गद्य में पहले उनके पूर्व भी बहुत सारे लेखक हो गए, तो उन्होंने भी दूसरी भाषा के साहित्य का केवल और केवल हिंदी में पहले तो अनुवाद किया। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, जो कहानी है वही की वही कहानी केवल अपनी भाषा में अनुवादित करके लिखना। अपनी मौलिकता कोई नहीं थी, मगर धीरे धीरे मौलिकता आने लगी। अंग्रेजी की कहानी को छोड़कर खुद अपने विषय वस्तु को लेकर कहानियाँ लिखनी शुरू हो गई। तो ये सब जब हुआ तब उसका माध्यम बंगला साहित्य बना, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे भारतीय साहित्य में सबसे अग्रसर और सबसे प्रथम यदि भाषा और साहित्य का विकास हुआ तो वो है बंगला का। और बंगला के बहुत सारे रचनाकार जो है वो हिंदी में भी लिखने लगे। यहाँ तक हिंदी के साहित्यकार भी बंगला साहित्यकार से प्रभावित हुए और फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। तो कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। अब मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। ये जो वाक्य यहाँ लिखा गया है उसका मतलब ये है कि मनुष्य का जन्म तो आदिम काल से हुआ है, मगर जैसे वो अपनी पूर्ववर्ती घटनाओं को याद करता है और इसी से फिर कहानी की शुरुआत हो जाती है। पहले गुरु शिष्य परंपरा थी जिसमें गुरु थे वो अपने शिष्यों को एक कथा कहते थे। भले वो कथा का स्वरूप काव्यात्मक था, मगर महाभारत और रामायण की कथा वो अपने शिष्यों को सुनाते थे। वो एक प्रकार की वार्ता का ही स्वरूप था, कहानी का ही स्वरूप था, केवल गद्य नहीं था, पद्य में वे ये सब समझाते थे। तो इसी प्रकार मनुष्य जब उसका जन्म हुआ तो वो कहानी की शुरुआत उसके भीतर ही आने लगी, यानी कि कहानी वैसे मनुष्य की ही होती है, मनुष्य के साथ जो घटना घटती है उसी की होती है, तो उसी के साथ कहानी का जन्म हुआ।
कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। जब भी मैं विद्यार्थी मित्रों को कहती हूँ कि आज मैं कविता चलाऊँ या कोई कहानी आपको सुनाऊँ, तो तुरंत विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं मैडम, आज तो कहानी, आप कोई नई कहानी सुनाइए। तो एक कहानी सुनना एक प्रकार का मनुष्य का स्वभाव बन गया है और एक प्रकार की रुचि उसके अंदर पहले से ही होती है, क्योंकि वो बचपन से अपने नानी दादी और माता पिता के मुख से वो कहानी सुनता आया है। और इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती है। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। आपको पता होगा कि बेताल पचीसी, विक्रम बेताल की आपने जो है वार्ता सुनी है, कथा सुनी है। फिर बहुत सारी ऐसी नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ हैं जो प्राणियों पर आधारित है, यानी प्राणी एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं उस पर हमने पहले तो कहानियाँ सुनना शुरू किया था। कि असभ्य समाज जो अभी इतनी शिक्षित नहीं है उसमें भी ये कहानियाँ बहुत परंपरा से पाई जाती हैं। भाषा, वैसे कहानी की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार बहुत सारी है, मगर हमने बहुत ही एक संक्षिप्त में पश्चिमी आलोचक जो है, अमेरिका के कवि और आलोचक और कथाकार जो है एडगर एलिन पो, उनके अनुसार कहानी की परिभाषा क्या है जो सर्वमान्य है, वो कहानी की परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ी जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न कर सके। ये समन्वित प्रभाव के बारे में मैं आपको विद्यार्थी मित्रों कहना चाहूँगी। तो ऐसे अलग अलग लोगों पर हम अपनी बात कहेंगे कि वो हमारे आदर्श है। तो ऐसे आदर्श को अपना आइडल, यानी कि अपना एक जीवन का एक आधार बनाकर हम चलते हैं, तो वो है आदर्श। उसके साथ साथ हमारे भीतर एक ऐसे सिद्धांत होते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत होते हैं, जिसको लेकर हम चलते हैं। जैसे कोई भी चीज़, घटना ऐसी बनती है हमारे, चलो कॉलेज में ऐसी घटना बनती है, चोरी की घटना बनती है, तो यदि किसी व्यक्ति पर आरोप हो जाता है, तो यदि आप उसे जानते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये सब कुछ कर सकता है मगर चोरी तो नहीं करेगा, ये ऐसा आदमी या ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, ऐसा विद्यार्थी नहीं है। तो आप उसके लिए आपने एक जो है धारणा बांध ली कि वो चोरी तो नहीं करेगा। तो वो आइडेंटिटी, वो पहचान बनाई किसने? उस विद्यार्थी ने। किसके द्वारा? अपने आदर्श विचारों के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के भी बहुत सारे आदर्श होते हैं और हम उसी को लेकर चलते हैं। हो सकता है कि आदर्श विचारधारा और आदर्श को प्राप्त करने में बहुत दुविधाएं हो और हमारा जीवन जो है वो इतना कठिन बन जाए कि हम उस आदर्श को प्राप्त न कर पाए। मगर हमारी विचारधारा यदि आदर्श होती है, एक व्यक्तित्व निखर जाता है अन्य लोगों के सामने। प्रेमचंद ने शुरुआत में ऐसे ही आदर्शोन्मुख, उन्मुख जो है वो उसको अलग हम संधि के रूप में अलग कर दें तो आदर्शवत्ता उन्मुख, तो उन्होंने आदर्शोन्मुख यानी आदर्श की तरफ मुख रखने वाली कहानियाँ लिखी। आदर्श की तरफ मुंह रखने वाली, उसका मतलब क्या है कि जितनी कहानियाँ उन्होंने लिखी उसमें आदर्श विचारधारा को उन्होंने स्थान दिया। मगर जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, उनके सामने ऐसी समस्या आ गई कि आदर्श विचारधारा धीरे धीरे सब लोगों के मन में इस प्रकार से घर करने लगी। सब लोग बोलने लगे कि ये आदर्श विचारधारा आज के ज़माने में तो है ही नहीं, क्योंकि आधुनिक युग आ गया था, स्वतंत्रता मिल गई थी सब लोगों को। सब लोग जो बात करते थे कि बुजुर्गों का मान रखना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सबके साथ बहुत ही मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब लुप्त होता गया। और धीरे धीरे प्रेमचंद के सामने ऐसा यथार्थ आया कि फिर उनको लगा कि ये आदर्श की विचारधारा पर कहानियाँ लिखना इतना सही नहीं है। भले मैं आदर्श विचारधारा से प्रभावित कहानियाँ लिखूं, मगर यथार्थ को भी मुझे यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। कौन सा यथार्थ? तो किसान मजदूर बनता जा रहा है, वो यथार्थ। दूसरा यथार्थ कौन सा? कि चोरी नहीं करना है मगर 3 दिन से खाना खाया नहीं है, तो उस व्यक्ति को, वो बहुत ही आदर्श विचारधारा का व्यक्ति है मगर
उस व्यक्ति को उस गरीब की हालत में जो है चोरी करनी पड़ती है, उस यथार्थ को उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रेमचंद ने कहानी के अंत तक, कहानी साहित्य जब तक लिखा तब तक उन्होंने यथार्थ का तो निरूपण किया, मगर उनका मुख किस तरफ रहा? आदर्श की तरफ। यदि वो आदमी चोरी करता है तो अंत में उसको पश्चाताप होता है और फिर वो किस प्रकार अपनी चोरी की जो भूल है उसका निराकरण करता है, ये भी लेखक ने बताया है। किसान मजदूर बनता है मगर फिर भी वो अपनी जो बात है, यानी कि किसान यानी जो है वो खेती करके सब लोगों को अपना अन्न या वगैरह देना और कभी भी कपट नहीं करना, क्योंकि वो तो अन्नदाता है, तो वो भी बताया है। तो यथार्थ के साथ साथ उन्होंने अपनी आदर्श विचारधारा को नहीं छोड़ी, मगर पहले क्या था कि केवल और केवल आदर्श विचारधारा पर वो कहानियाँ लिखते थे, मगर धीरे 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 हिंदी कथा साहित्य का जिस प्रकार झुकाव हुआ उस प्रकार उनका कथा साहित्य का मतलब है कहानी और उपन्यास, वो सभी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर मुड़ा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का आगमन हुआ। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद से बहुत ही अलग विचारधारा के थे, क्योंकि प्रेमचंद जो कहानियाँ लिखते थे उसमें समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, पूरे भारतवर्ष के ऊपर, भारतवर्ष की पूरी किसान की समस्या, मजदूर की समस्या, स्त्री की समस्या, गांव की समस्या, उन्हीं पर ज़्यादा प्रेमचंद की कहानियाँ थी और इसीलिए प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है। मगर उनके बाद जयशंकर प्रसाद का जो आगमन हुआ, उन्होंने रोमांटिक यथार्थवाद की ओर अपनी कहानियाँ लिखना शुरू किया। रोमांटिक यथार्थवाद का मतलब ये है कि रोमांटिक का मतलब आप जो समझ रहे हैं प्रेम, वो नहीं है। रोमांटिक का मतलब है स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्र विचारधारा से कहानियाँ लिखना और यथार्थवाद का निरूपण करना। आ जाते हैं कि कैसा निर्णय करना हम नहीं सोच पाते, और दो निर्णय है, दोनों निर्णय इतने सच है कि हम किस निर्णय पर अपना जीवन आगे बढ़ाए उस पर हम असमंजस में पड़ जाते हैं। तो उसी अंतर्द्वंद को लेकर यहाँ तक प्यार, जो प्रेम है, प्रेम के सच्चे स्वरूप को लेकर, प्रेम का बाह्य रूप तो हम लोग जानते हैं मगर अंतर का प्रेम जो है उसको लेकर, पति पत्नी तो है मगर पत्नी और पति इतने सालों तक रहते हैं मगर शायद एक दूसरे को नहीं जान पाते, तो उन दोनों की एक निजी समस्या को लेकर, उनके अंतर्मन को लेकर, ऐसे बहुत सारी जो है बातों को लेकर प्रसाद ने रोमांटिक यथार्थवाद की शुरुआत की। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो पहले ही हो गए थे, उसने कहा था कहानी लिखी थी। तो ये पूरी परंपरा इस प्रकार से आगे बढ़ी कि हिंदी कहानी का अलग अलग रूप हमारे सामने आता है। मैं आपको कभी समझाऊंगी कि कैसे सबसे पहले कहानियाँ कैसी थी, धीरे धीरे कैसी कहानियाँ आने लगी और उसके बाद आज आधुनिक हिंदी कहानी कैसी है। तो आधुनिक हिंदी कहानियों में प्रेमचंद, प्रसाद, गुलेरी आते हैं, मगर सभी कहानीकारों के विषय वस्तु में किस प्रकार का परिवर्तन है और कैसी विशेषताएं हैं वो हम आगे जानेंगे। अब जैसे यहाँ है बैचेन प्रसाद उग्र, यहाँ जो उग्र लिखा गया है वो है बैचेन प्रसाद उग्र। बैचेन प्रसाद उग्र जो है उन्होंने प्रसाद की तरह रोमांटिक या प्रेमचंद की तरह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी नहीं लिखी, वो केवल और केवल यथार्थवादी थे। प्रकृति से ही उन्होंने समाज के नंगे यथार्थ को सशक्त भाषा शैली में उजागर किया। यहाँ नंगे यथार्थ से होते हैं कि यदि हम सुनते हैं या उसको देखते हैं तो हम यकीन नहीं कर पाते। मनुष्य कभी जो सभ्य समाज में आगे बढ़ता है उसे पता नहीं है कि सभ्य समाज में भी ऐसी असभ्य और अश्लील बातें हैं कि जिसको हम सुनकर चौंक जाते हैं। कभी कभी आप फिल्मों में देखेंगे कि उसके ऐसे यथार्थ को बहुत ही सीधी तरह से हमारे सामने बता देते हैं, एकदम डायरेक्टली। तो उसका मतलब है बिल्कुल शर्म और मर्यादा को छोड़कर जो है उसको, फैक्ट को उसी प्रकार प्रस्तुत करना, उसका मतलब ये है। तो ऐसे यथार्थ का निरूपण उग्र ने शुरू किया, तो उसके बाद दूसरे कहानीकारों ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। जैनेंद्र की पत्नी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। तो जैनेंद्र जो है उन्होंने हिंदी कहानी का नया उत्थान शुरू किया। उन्होंने तो मनोवैज्ञानिक ऐसी कहानियाँ लिखी
कि कोई मनुष्य सामान्य रूप से आपके सामने बहुत अच्छा दिखाई देता है, मगर जब आप उसको जानेंगे तब पता चलेगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो कितना आहत है या कैसा विकृत है। तो ऐसे मनोविज्ञान पर आधारित कहानियाँ लिखना, वो कोई साइकोलॉजी डॉक्टर होता है वही वो कर सकता है। अब जैनेंद्र कोई साइकोलॉजिकल नहीं थे, यानी कि कोई डॉक्टर नहीं थे, मगर कोई भी व्यक्ति होता है उसमें एक विशेषता होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है उसको जान ले। सभी व्यक्तियों में विशेषता नहीं होती, बहुत ही कम ऐसे व्यक्तियों में विशेषता होती है। तो कहानीकार में भी यदि ये विशेषता हो तो वो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, फिर उनके अंतर्मन को जानते हैं और फिर उसे कल्पना में जोड़कर अपनी कहानी में लिखते हैं। तो कोई भी कहानी यदि कोई कहानीकार लिखता है तो समझ लेना है कि उनके कहीं ना कहीं अनुभवों पर आधारित, उन्होंने जो भी घटना देखी है उसके आधारित कहानियाँ होती हैं। तो 36वें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी, यानी कि हिंदी कहानी का धीरे धीरे नया उत्थान भी शुरू होने लगा। संघ का मतलब है कि कहानियों में और सभी कथा साहित्य में किस प्रकार से आगे जो है विकास करना है, उस पर चर्चा शुरू हुई थी और फिर और कहानी आगे बढ़ी, वो हम नए वीडियो में, अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब तक की वीडियो में आपको ध्यान में रखना है कहानी की परिभाषा। सर्वप्रथम कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था कहानी के सम्राट प्रेमचंद, जिन्होंने कहानी को एक नया रूप दिया। उसके बाद जयशंकर प्रसाद और मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र, और इसी से इन कहानियों का दौर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस प्रकार अभी कहानी का विकास जारी है। हम पश्चात वीडियो में कहानी के स्वरूप पर, कहानी के तत्वों के बारे में और किस प्रकार कहानी आगे बढ़ी उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।